राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप समस्त राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। आज 16 दिसंबर है और हर वर्ष की तरह देश 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के विजय दिवस की 51वीं वर्षगांठ मना रहा है। बांग्लादेश में हुए अत्याचारों और पाकिस्तान के द्वारा भारत पर किए गए हमले के जवाब में इसी दिन 1971 में हमारे देश ने हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को युद्ध में हराया। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने बड़े पैमाने पर कुर्बानियां दी, जिसमें करीब 3,900 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि 9,851 जाबाज घायल हुए। देश के वीर सिपाहियों के शौर्य, अदम्य साहस और कुर्बानी को नमन करते हुए आज नई दिल्ली स्थित दिल्ली कैंट के DGNCC ऑडिटोरियम में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वेटरन्स इंडिया द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, पूर्व सेना प्रमुख एवं केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री डॉक्टर जनरल VK सिंह, सुदर्शन टीवी के MD सुरेश चौहान के व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सबसे पहले वीर बलिदानियों को नमन किया और कहा कि उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होकर गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि 1971 के इस युद्ध ने भारत को पूरे विश्व में आन बान और सम्मान दिलाया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल VK सिंह ने युद्ध के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 1971 में 93,000 सैनिकों के सरेंडर के बाद पूरे विश्व में यह सबसे बड़ी विजय है। दुनिया के अंदर अगर किसी उचित युद्ध की पहली मिसाल दी जाती है तो वह भारत पाकिस्तान का 1971 का ही युद्ध है। मुझे विशेष रूप से आज के इस कार्यक्रम में शरीक होते हुए खुशी हो रही है, अभिमान भी हो रहा है कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सेना के जीत के 51 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उसके उपलक्ष्य में ये जो विजय दिवस आप मना रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक दिन है। और इसलिए इस लड़ाई में जिन जवानों ने, जिन हमारे सैनिक अधिकारियों ने एक बलिदान किया, पराक्रम दिखाया और एक प्रकार से बांग्लादेश का निर्माण भी हुआ और इस युद्ध को जीतकर पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में हमारे देश को आन बान और सम्मान दिलाया, ऐसे सभी वीरों को मैं नमन करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कि अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री दिल्ली आई थी, उन्होंने मुझे भोजन के लिए बुलाया था। रात को उनके साथ काफ़ी देर बातचीत हुई और बातचीत में इस लड़ाई का भी जिक्र हुआ। उन्होंने बताया कि उनकी पढ़ाई अपने यहाँ उत्तराखंड में ही मसूरे में हुई है और जिस समय वो यहाँ पढ़ाई कर रही थी उस समय उनके परिवार के सभी लोगों की हत्या बांग्लादेश में हो गई। वो केवल अकेली बची थी। उन्होंने पूरे लड़ाई की कहानी बताई और जिस प्रकार से मुझे याद है, अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो उस समय पाकिस्तान के जो जनरल थे उनका नाम नियाजी था, बराबर है सर, जनरल नियाजी। और उस समय जो फोटो अखबार में सब जगह आया कि जगजीत सिंह अरोड़ा जी और नियाजी, और उन्होंने उनके सामने साइन करके सरेंडर किया था। बाद में पाकिस्तान की सेना एक तरफ खड़ी थी, 93,000 सैनिक, और हम जीते थे, हम विजयी हुए थे और सेना ने सरेंडर किया था। पूरे भारतीयों का एक प्रकार से छाती अभिमान से फूल गई, गौरवान्वित हुई और यही हमारे देश का एक उज्ज्वलशाली और गौरवशाली इतिहास है। 1971 की जो लड़ाई, जिसके अंदर आज के दिन सरेंडर हुआ पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों का, विश्व के सैन्य इतिहास के अंदर इससे बड़ा विजय और कुछ नहीं हुआ। पूरे विश्व के अंदर 13 दिन के अंदर एक नए देश का जन्म होना, 13 दिन के अंदर अनेक नदियों से भरे हुए देश को अंदर पहुंचकर इतने लोगों का सरेंडर कराना और दुनिया के अंदर मिसाल दी जाती है कि अगर कोई जस्ट वॉर है, यानी कि अपने आप के अंदर न्यायोचित अगर कोई लड़ाई है तो ये 1971 बांग्लादेश के लिबरेशन की लड़ाई। पूरे देश भर से आए हुए सर्व पूर्व सैनिक
नितिन जी, मैं सिर्फ एक अपनी सलाह पत्रकार के तौर पर देना चाहूंगा। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उस काम के साथ साथ आप अपने मन में एक व्यथा पाले हुए हैं कि प्रतिवर्ष 1.5 लाख लोगों की मृत्यु सड़क पर होती है। आज आप उन लोगों के सामने बैठे हैं जो जीवन में डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देश के संतों का और सैनिकों का जन जागरण में अगर उपयोग किया जाए तो हम उस आंकड़े को बढ़ा सकते हैं। और जैसे शिक्षा मित्र होता है वैसा महामार्ग मित्र नाम की एक कंसेप्ट का विचार मैंने किया है। उस महामार्ग कंसेप्ट को महामार्ग मित्र कंसेप्ट में अगर हम पूर्व सैनिकों को लेते हैं तो हम जन जागरण में, क्यूआरटी में और जन प्रबोधन में उसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं। ऐसे किसी प्रयास में सुदर्शन अपना पूरा समय, पूरी ताकत देने के लिए तैयार है। वचन देता हूँ, पुनः इस कार्यक्रम को शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। मैं आपसे ये जरूर अनुरोध करना चाहूंगा कि पूरे देश के लोग वेटरन को, सैनिक को, पूर्व सैनिक को बड़ा सम्मान देता है, चाहे वो टैक्स पेयर हो या कोई और व्यक्ति हो। वेटरन्स का एक अलग क्रेडिबिलिटी है। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि जो रोड टैक्स, जो टोल टैक्स की पूर्व सैनिकों को टोल टैक्स से वंचित कर दिया गया है, पूरे देश के पूर्व सैनिक ने मुझे फोन करके कहा है कि ये पूरे देश के पूर्व सैनिक करीब 32 लाख पूर्व सैनिक हैं, 6 लाख विधवाएं हैं और उनके परिवार को यदि जोड़ दिया जाए तो करीब 2.5 करोड़ लोग हैं। उनकी ये आंतरिक इच्छा है कि माननीय विकास पुरुष एक ऐसा मंत्री जो सिर्फ देश की जनता के लिए सोचता है, देश की जनता के लिए जीता है। और ये देखा गया है कि जितने भी गैर राजनीतिक लोग हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं और देश के जितने भी सुचिंतक लोग हैं, यदि किसी एक व्यक्ति को विकास पुरुष के रूप में आज मानने को तैयार है तो वो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, जो करके दिखाए हैं, बोलते नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो आपने कर दिखाया है ये अपने आप में अद्वितीय है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम खड़े हैं वेटरन्स इंडिया द्वारा आयोजित विजय दिवस पर जो कार्यक्रम किया जा रहा है। और हम बात करेंगे जो कि आज विजय दिवस 16 दिसंबर, यह एक ऐतिहासिक दिन है और आज इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और आपको पता ही है जो कि संपूर्ण देश में चाइना के कारण क्या स्थिति बन रही है और हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से संपूर्ण देश एकजुट होकर करके हमारी देश की सेना का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहा है। तो विजय दिवस के अवसर पर 16 दिसंबर को हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजर से, जो कि इस कार्यक्रम का वेटरन्स इंडिया जो लगातार सैनिकों को लेकर एक जागृति का काम, देश को एक सूत्र में बांधने का काम लगातार कर रहा है। तो आज इस कार्यक्रम के पीछे क्या उद्देश्य है, तो आपका स्वागत है सबसे पहले DID न्यूज पर राष्ट्र प्रथम की बात में। आप अपना पूरा परिचय देते हुए राष्ट्र को बताइए जो कि इस कार्यक्रम के पीछे क्या उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं वेटरन MP सिंह, PS2 प्रेसिडेंट वेटरन्स ऑफ इंडिया। आज जैसा कि आपने कहा कि पूरे देश में, पूरे विश्व में जहाँ भी हमारे भारत देश के लोग रहते हैं वो विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और 16 दिसंबर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो न जानता हो। 1971 में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हमारी सैन्य शक्तियों ने किए थे, उन पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को हमने बंदी बना लिया था, जो विश्व के पटल पर सबसे बड़ी जीत और सबसे छोटा युद्ध था। हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आप हालात देते रहते हैं, पाकिस्तान तभी से तिलमिलाया हुआ है, बहुत लंबी लंबी प्लानिंग करता रहता है। उसके लिए हमें चाहिए कि हमारे देश की जो जनता है, हमारे देश के सैनिक हैं, उनमें एक जोश हो, उत्साह भरे। तो इसी उद्देश्य से लेकर के हमने भी वेटरन्स इंडिया का शुभारंभ किया था 16 दिसंबर 2015 से, यानी हमारा वेटरन्स इंडिया का भी ये स्थापना दिवस है, इसलिए बहुत धूमधाम से और मनाते हैं। हमारी शाखाएं पूरी दुनिया में हैं और स्पेशली हिंदुस्तान के हर कोने में हम पंचायत लेवल तक पहुंच चुके हैं। हमारा काम है गली गली कूचे में जाकर के लोगों में देश के प्रति प्यार,
समर्पण की भावना जागृत करना और सभी देशवासियों को एक सूत्र में पिरोना, ये हमारे वेटरन्स इंडिया परिवार का सबसे बड़ा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब, आपने बताया कि वेटरन्स इंडिया का क्या उद्देश्य है और लगातार आज जब विजय दिवस मनाया जा रहा है उसके साथ ही स्थापना दिवस का भी कार्यक्रम आपका इसी के साथ हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रक्षा संपदा महानिदेशालय के 97वें स्थापना समारोह को नई दिल्ली में संबोधित किया। विजय दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में अपने संबोधन के अतिरिक्त उन्होंने उत्कृष्टता पुरस्कारों के वितरण में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने रक्षा संपदा महानिदेशालय यानी डीजीडी को भूमि विवादों से प्रभावी ढंग से निपटने और कानूनी प्रणाली को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कुछ तत्व जमीन और संपत्ति में संबंधित फर्जी दस्तावेज बनाकर और कानूनी खामियों का फायदा उठाकर सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अनावश्यक धन, ऊर्जा और समय की बर्बादी होती है। ऐसे में मुकदमेबाजी की प्रक्रिया से बचने के लिए और ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए डीजीडी को तैयार रहना चाहिए। आंतरिक कानूनी प्रणाली को मजबूत करने के साथ साथ डीजीडी को राज्य भूमि कानूनों में विशेषज्ञता हासिल करने पर भी बल देना चाहिए। देवियों और सज्जनों, आज डिफेंस स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के 97th रेजिंग डे पर डीईओ परिवार के आप सभी सदस्यों के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। पहले डीईओ की स्थापना कैंटोनमेंट डिपार्टमेंट के रूप में हुई थी और तब से अब तक रक्षा संपदा संगठन देश के 17 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में स्थित 62 नोटिफाइड कैंटोनमेंट्स के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह कर रहा है। अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत और लगन से यह संगठन दिन रात प्रगति कर रहा है और इस स्थापना दिवस पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी प्रगति की राह पर निरंतर आगे बढ़ते रहें और देश में आप अपनी एक नई छवि भी निर्मित करें। साथियों, आज जब हमारा देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरा कर चुका है और आज़ादी के 100वें वर्ष के लक्ष्य तय कर रहा है, यानी अमृत काल की समाप्ति तक का लक्ष्य तय कर रहा है, तो डीजीडी को भी आने वाले समय के लिए अपने लक्ष्य तय करना आवश्यक है। और यह डीजीडी डे हमें अवसर देता है कि हम विचार करें कि आज से लगभग 1 सदी पहले डीजीडी की संकल्पना क्यों की गई थी। देश में जहां जहां भी हमारे आर्म फोर्सेस की जमीनें थीं, वे तो संबंधित सर्विस के स्टेशन कमांडर के अधीन थी ही, वे उन जमीनों का डेवलपमेंट और मेंटेनेंस देख ही सकते थे। फिर क्यों कैंटोनमेंट बोर्ड्स को अस्तित्व में लाने की जरूरत महसूस हुई। इस ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए अस्तित्व में लाया गया ताकि आर्म फोर्सेज अपनी स्टेट्स के मैनेजमेंट और डेवलपमेंट आदि से ध्यान हटाकर पूरी तरह अपनी कम्बैट प्रिपेयर्डनेस पर ध्यान दें और अपने आप को अधिक से अधिक कम्बैट रेडी बनाएं। ऐसे में आज का यह दिवस हमें हमारे संकल्पों का स्मरण करने का भी अवसर देता है। डीजीडी की यह जिम्मेदारी बनती है कि समय के साथ साथ यह लैंड मैनेजमेंट एवं लोकल एरिया एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में अपनी कॉम्पिटेंसेस को और अधिक बढ़ाते चलें और अपने सिस्टम को और अधिक रोबस्ट भी लगातार बनाते हुए आगे बढ़ें। साथियों, रक्षा संपदा संगठन द्वारा रक्षा भूमि की देखरेख और प्रबंधन का कार्य मैं समझता हूं कि नेशनल इंपॉर्टेंस के कार्यों में से प्रमुख कार्यों में से एक है। भूमि प्रबंधन को मैं वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य का भी एक प्रबंधन मानता हूं और इसके मैनेजमेंट का प्रभाव केवल वर्तमान जनरेशन तक ही नहीं बल्कि आने वाली कई जनरेशंस तक रहता है। और साथियों, हमने कई बार यह भी देखा है कि डीजीडी को लैंड से रिलेटेड अनावश्यक विवाद का सामना करना पड़ता है। किसी पार्टी द्वारा डिफेंस लैंड्स के इंक्रोचमेंट की खबर अक्सर आती ही रहती है। आप सब इसके बारे में मुझसे ज़्यादा जानते हैं। हमारे आसपास के अनेक अराजक तत्व जमीन जायदाद से संबंधित दस्तावेजों में गड़बड़ी करते हैं, कानूनी दावपेंच और लूफहोल्स का इस्तेमाल करके सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। सालों साल तक मुकदमा चलता रहता है। कई 1-2 पीढ़ियां भी समाप्त हो जाती हैं लेकिन वह मुकदमा समाप्त नहीं होता है।
कई बार फैसले उनके ही पक्ष में चले जाने की संभावना बनी रहती है, हो भी जाता है कई बार, या फिर फैसला डीजीडी के पक्ष में आता भी है, तब तक तो बड़े टाइम, मनी और एनर्जी का लॉस हो चुका होता है। और ऐसे बर्डन से बचना डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले साल आप लोगों ने जिस तरह सर्वे में और अधिक स्पेशलाइजेशन हासिल करने के लिए IT बेस्ड सर्वे टेक्नोलॉजीज की ओर कदम आगे बढ़ाया था, सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित किया था आपने, उसी तर्ज पर आप सभी लैंड रिलेटेड लॉज में और अधिक स्पेशलाइजेशन हासिल करने के लिए आगे बढ़ें, यह आप लोगों से मेरा आग्रह है। मैं एक बार पुनः आप सबको DGD डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और डायरेक्टर जनरल श्री अजय शर्मा और उनकी टीम को, इस पूरे रक्षा संपदा परिवार को अपनी तरफ से उत्कृष्ट कार्य के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक छोटा सा ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे अन्य मुद्दों पर। अब कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया फर्निशिंग, यूनिट ऑफ निर्मल्स। 7 दिन आपकी सेवा में। हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। (1999) से प्रकाशित 2022-23 में भी पढ़ें राष्ट्र, प्रदेश, जिला, गांव की जमीनी खबरें व समीक्षा। आप भी जुड़े सकारात्मक मीडिया टीम से। प्रिंट, वेब, सैटेलाइट मीडिया का सकारात्मक टीम का हिस्सा मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से बने। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप समस्त राष्ट्रवासियों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 1 के लिए चयनित 431 वरिष्ठ प्राविधिक सहायकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनियुक्त सहायकों के पास अच्छी शिक्षा के साथ साथ काम करने का बेहतरीन अनुभव है और पहले किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इस नियुक्ति के बाद किसानों को इसका लाभ मिल पाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और प्रदेश के पास पर्याप्त उर्वरा भूमि, जल संसाधन और मेहनती किसान हैं। प्रदेश की बड़ी आबादी कृषि पर आजीविका के लिए निर्भर है, इसीलिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कृषि संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। मैं सबसे पहले आप सबके चयन के लिए आप सभी नवचयनित कृषि प्राविधिक सहायकों को और आपके सभी के परिवारजनों को, अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं। अभी कुछ चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मैंने वितरित किया और मैं देख रहा था कि उनके पास अच्छी डिग्री के साथ साथ एक अच्छा अनुभव भी है, लेकिन उस प्रतिभा और उस अनुभव का लाभ राज्य के अन्नदाता किसानों को नहीं मिल पा रहा था। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए के जिन पदों का याचन भेजा था, यहाँ से लोक सेवा आयोग के लिए भेजा था, उनमें से 50% जिन पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयन की प्रक्रिया होनी थी, जो शेष पद हैं वह विभागीय प्रोन्नति के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, लेकिन 50% जिन पदों के चयन की प्रक्रिया संपन्न होनी थी, उनमें 431 को आज यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य हो रहा है। वास्तव में हम एक कृषि प्रधान देश में और उसके सबसे बड़े कृषि प्रधान प्रदेश में निवास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज भी एक बड़ी आबादी की आजीविका का माध्यम खेती किसानी है। उत्तर प्रदेश की अत्यंत उर्वरा भूमि, पर्याप्त जल संसाधन उस प्रकार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाती है और उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य शासन मिलकर के अनेक प्रयास कर रही है। जैसे प्रदेश के अंदर इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कि अन्नदाता किसान को समय पे अच्छी तकनीक मिले, अच्छा बीज मिले, हम समय के अनुरूप अपने अन्नदाता किसानों को भी अपडेट कर सकें, इसके लिए प्रदेश में 6 कृषि विश्वविद्यालय स्थित हैं जो
केंद्र शासन और राज्य शासन के अधीन कार्य करते हुए प्रदेश के अंदर न केवल अच्छे कृषि स्नातक हम प्रदेश और देश को दे सकें, बल्कि अन्नदाता किसानों के सहयोग के लिए हम लोग अच्छे प्रशिक्षित टीम को उन तक पहुंचा सकें। इसके साथ ही प्रदेश में भारत सरकार के सहयोग से 89 कृषि विज्ञान केंद्र भी, जो छोटे जनपद हैं उनमें एक और जो बड़े जनपद हैं उनमें 2 कृषि विज्ञान केंद्र वर्तमान में संचालित किए जा रहे हैं। हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, फाइनेंशियल इंक्लूजन के क्षेत्र में वहां पर कुछ अच्छा किया है, और जिसका परिणाम है कि नीति आयोग के भी तमाम प्रकार के पुरस्कार उन जनपदों को प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इस चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, और मुझे विश्वास है कि आप सब बेहतरीन प्रदर्शन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की कृषि विकास की दर को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत स्वीकृति पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। आज जन सेवा अभियान, जिस जन सेवा अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री जी के सालगिरह पर शुरुआत की गई थी, उस जन सेवा का अभियान, जिस जन सेवा के पथ पे शिवराज सिंह जी रात दिन निकलते हैं। कोरोना काल में मैंने स्वयं देखा, अगर पूरे राष्ट्र में एक मुख्यमंत्री सुबह के 4 बजे से रात के 2 बजे तक एक एक जनप्रतिनिधि को फोन पर ऑक्सीजन के मामले में, हमारे वैक्सीन के मामले में केंद्र से प्रदेश तक लगे थे, तो वो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी लगे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अकेले शिवपुरी में 1 लाख से ज्यादा लोगों को इस अभियान के अंतर्गत स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए हैं। सरकार के द्वारा कार्यक्रम के शुरू होने के बाद सीधे पंचायत और वार्डों में शिविर लगाए गए और सभी लोगों को इस कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। अगले महीने से जनता को सभी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। भगवान शिव की नगरी शिवपुरी है, अद्भुत है ये नगरी, और सचमुच में विकास की दृष्टि से भी अपूर्व है। आज से नहीं, स्वर्गीय माधव महाराज के जमाने से यहाँ लगातार प्रयास किए गए, लेकिन आज सीएम जनसेवा का कार्यक्रम है, केवल शिवपुरी का नहीं है। आज ग्वालियर, दतिया, गुना, अशोकनगर, हमारे सारे जिले आज हमसे जुड़े हुए हैं, और आज सब जगह जनता सुन रही है। ये सीएम जनसेवा अभियान हमने चलाया था प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से 17 सितंबर से, और मुझे बताती हुई खुशी है कि अकेले शिवपुरी में 1,13,000 लोगों को सीएम जनसेवा अभियान के अंतर्गत अलग अलग योजनाओं के स्वीकृति पत्र दिए जा रहे हैं। लोकतंत्र में कर्मचारी अधिकारी के आप चक्कर नहीं लगाएं, और सीधे पंचायत में जाके हमने शिविर लगवाए, वार्ड में भी शिविर लगाए, और उन शिविर में ही कर्मचारियों ने जनप्रतिनिधियों के सहयोग से आवेदन दिए, और आवेदन स्वीकृत होकर आपके हाथ में पहुंच गए। मैं ग्वालियर संभाग के 7 जिले के 7 लाख से ज्यादा लोगों को बधाई देता हूं। अगले महीने से सब योजनाओं का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपको शुभकामनाएं और आपको बधाइयां। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा की 100 दिन पूरा होने के अवसर पर आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उपस्थित रहे। मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने चीन पर और भारत सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि पड़ोसी देश युद्ध की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस संबंध में सरकार द्वारा ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है, और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है, इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है। और प्रिपरेशन युद्ध का है, प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। अगर कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका वेपन्स का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं।
और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। हो क्यों रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है। हिंदुस्तान की सरकार स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती, इवेंट बेस्ड काम करती है। वो सोचते हैं कि भैया यहाँ पे एक इवेंट करो, यहाँ पे एक और इवेंट करो, मगर जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वहां पे इवेंट काम नहीं करता है, वहां पे शक्ति काम करती है। तो मैंने 3-4 बार बोला है कि सावधान रहना चाहिए, जो हो रहा है उसको समझना चाहिए। उनकी बयानबाजी आती रहती है, मैं देखता हूं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। ये व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि इस देश में बीजेपी ने डर और नफरत फैला दिया है, और ये व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि वो डर और नफरत को मिटाना चाहता है। और ये व्यक्ति, ये पहला व्यक्ति नहीं है जो ऐसे घूम रहा है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति घूमे हैं, और ये हिंदुस्तान का इतिहास है। ये जो नफरत और डर से लड़ने का ये हिस्ट्री है हमारी, ये इतिहास है, और मैं पहला नहीं हूँ और अंतिम नहीं होऊंगा। और ये मेरी यात्रा नहीं है, ये हिंदुस्तान के लोगों की यात्रा है, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की यात्रा है, और ये हिंदुस्तान को जोड़ने की यात्रा है। मुझे दिखा है कि इस देश में करोड़ों लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, भाईचारा है, और एक दूसरे के लिए लड़ जाएंगे, मर जाएंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैंने भी सोचा था कि भाई देश को खो क्या गया है, ऐसे देश में इतनी नफरत कैसे हो सकती है? प्यार है, भाईचारा है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है, और यही इस देश की संस्कृति है, यही इस देश की हिस्ट्री है, इसको बदला नहीं जा सकता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के जहरीली शराब संबंधी बयान के बाद आज बिहार विधानसभा के सत्र में विपक्षी पार्टियों ने खूब हंगामा किया। हंगामा शांत होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाला और एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में जहरीली शराब से मौतों में काफी कमी है। सीएम ने मुआवजे को लेकर सीधे शब्दों में कहा कि अगर कोई शराबबंदी के बावजूद शराब के सेवन के कारण मरता है तो उसे मुआवजा कतई नहीं दिया जाएगा, और शराब के दुष्प्रभाव का और अधिक प्रचार किया जाएगा। जरा बताइए, बिहार में जहरीली शराब से पीने वालों की संख्या जब शराबबंदी लागू नहीं था तब भी, और आज भी उसकी संख्या कम है। आज दूसरी जगह खूब जहरीली शराब, जहां शराबबंदी लागू नहीं है वहां भी जहरीली शराब पी के मर रहा है। टॉप पर है मध्य प्रदेश, हरियाणा कहां नहीं है, यूपी, सब जगह का देख लीजिए हिसाब किताब। तो जब अब बात यह है कि यहां जहरीली शराब पी के मरा, तो हम लोग तो इसका खूब प्रचार कर रहे हैं कि पियोगे मरोगे। अब तो हम आपको बता रहे हैं, अब तो हम एक बार और फिर हर जगह जाकर के हम कहेंगे कि अगर शराब के पक्ष में कोई बोल रहा तो आप याद रखिए, ये कभी आपके हित में नहीं जाएगा, उल्टा काम है। ये सब बात बताइए, तो आप देख न रहे तो सब जगह जा करके तो एक एक बात को कह देना पड़ेगा। अगर होश में आइएगा, कौन सा काम हो रहा है, कोई विकास का काम हो रहा, इन सब पर चर्चा होती है। आज जिस राज्य में वो एक जो गिरा, अरे पुल, आप सोच लीजिए कितने बड़ी संख्या में लोग मरे, एक दिन छपा और इसके बाद कुछ नहीं छपा। आप बताइए ना, यहां जो हुआ था गुजरात में हुआ, तो आप सब नहीं, यहां जो हुआ था बहुत पहले बंगाल में हुआ, उसका कितना दिन चला। तो इन लोगों का तो हिसाब ही दूसरा, गंदगी होगा दूसरा जगह नहीं छपेगा। अब बिहार में, अरे तब तो बिहार में हर जगह कहेंगे देखो मरा, दारू पिया तो मरा, मत पियो मरोगे, इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कभी मत सोचिए। और नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए, खूब कहिए कि शराब पियो। इसलिए ये सब बात ठीक नहीं है, पिएगा गड़बड़ पिएगा मरेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, हम इससे आग्रह करेंगे। हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।